हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। विवेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज हम लोग चार्टर एक्ट 1793 की बात करेंगे और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर नंबर 3 है। देखो, जब भी हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करेंगे तो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे पास हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को बरकरार रखा जाता है नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी इंडिया में तो वो हमेशा ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से करेगी। अब बात ये होती है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को और एक स्पेशल पावर दे रखी गई है। इसलिए पावर दे रखी गई है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। और साथ ही साथ अगर हम 1793 के चार्टर एक्ट की बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके नीचे ही गवर्नर ऑफ मद्रास भी है, उसी के नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी है। और अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर बंगाल में अब्सेंट है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ये पावर है कि वो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितना भी काम करेगी, ठीक है ना, जो भी काम करेगी उसके पास जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, उसी से वो अपने सारे एक्सपेंस को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। और उसमें से जो कुछ बचेगा उसमें से कम 5 लाख रुपया उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों चार्टर एक्ट 1793 पास किया गया? क्योंकि सभी को पता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो उस समय हमने ये देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो करप्शन में, नेपोटिज्म में इन्वॉल्व थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस तरीके का चार्टर एक्ट लेके आ रही है कि भाई आप जो भी खर्च करना है आप खर्च करो, लेकिन वो आपके रेवेन्यू में से ही खर्च होगा और उसमें से जो बचेगा आपको उसका 5 लाख रुपया जो है ब्रिटेन को आपको भेजना पड़ेगा। और यही एक ऐसा एक्ट है जिसने नेशनलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता होगा कि नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम कभी भी नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का अगर हम नेशनलाइजेशन करते हैं तो उसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास चली आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के नेशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है बेसिकली क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये एक्ट अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें 2 ही 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। पहला बात कि जो ट्रेड की मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो दी गई है, लेकिन केवल 20 ईयर के लिए। उसका जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा। वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकती है। गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर दी गई है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे इस एक्ट को पास किया गया था कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हैदर अली से हार चुकी थी, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड में इस एक्ट को बेसिकली क्या किया जा रहा है, पास किया जाता है। अब सबसे और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो वो बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 की। तो जब भी हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करेंगे तो ये एक ऐसा एक्ट है कि जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे आ रहा है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम को डेवलप किया था और कॉन्टिनेंटल सिस्टम को डेवलप करने के पीछे नेपोलियन बोनापार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। क्योंकि देखो, नेपोलियन बोनापार्ट अगर हम बात करें कि हम जिस टाइम पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं तो हमें यही दिखाई देगा कि अगर दुनिया में मतलब जब हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड का कोई भी एनिमी है तो वह है फ्रांस। और फ्रांस का सबसे जो मेन लीडर है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो इंग्लैंड है इज़ अ नेशन ऑफ शॉपकीपर। वो केवल शॉपकीपर का नेशन है, वो केवल ट्रेड जानता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसीलिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम को डेवलप किया ताकि वो ब्रिटेन को क्या कर सके, किसी भी तरीके से पीछे कर सके। तो उसने यही कहा कि भाई जब उसने 1806 में, अगर हम 1806 की बात करते हैं तो 1806 में उसने बर्लिन डिक्री निकाली थी। और उस बर्लिन डिक्री में उसने ये अनाउंस किया था कि जो भी बंदा नेपोलियन का फ्रेंड है वो इंग्लैंड के साथ ट्रेड को बाइकआउट करेगा।
और यूरोप की कोई भी कंट्री जो फ्रांस की दोस्त है वो इंग्लैंड से किसी भी तरीके का पार्सल या लेटर को अप्रूव नहीं करेगी। और अगर यूरोप में किसी भी मर्चेंट को ऐसा पाया जाता है कि वो क्या बोलते हैं ट्रेड कर रहा है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बोनापार्ट को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि जो ब्रिटेन है वो अपनी सारा जो काम है वो ट्रेड के भरोसे कर रहा है। तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को डेवलप किया। और कॉन्टिनेंटल सिस्टम को डेवलप करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि ब्रिटेन के साथ जो भी यूरोप की कंट्रियां हैं वो ट्रेड ना करें, ताकि वो फ्रांस को अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उसने 1806 में बर्लिन डिक्री को अनाउंस किया था। अब बात ये होती है कि जब बर्लिन डिक्री नेपोलियन बोनापार्ट की आई, जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन बोनापार्ट का आया, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के जितने भी क्या बोलते हैं मर्चेंट थे, इंग्लैंड के जितने भी ट्रेड मैन थे, भाई उनको किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो सफ़र कर रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। तो उसी बैकग्राउंड में इस एक्ट को एक्चुअली में पास किया गया और उसी एक्ट का नाम बेसिकली क्या है, चार्टर एक्ट 1813। और इस चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया कि जो इंग्लैंड के मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, उनका रास्ता भारत के लिए खोल दिया गया कि आप भारत में आओ और भारत में आके आप अपना व्यापार करो। उसका आप एक ही रीज़न है क्योंकि जब फ्रांस जो है वो क्या कर रहा है कि जितने भी मर्चेंट हैं, जितने भी ट्रेडर हैं, उनको रोक रहा है कि वो इंग्लैंड से क्या बोलते हैं ट्रेड ना करें। तो अब इंग्लैंड ने क्या करा कि जो जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट हैं उनका रास्ता इंडिया के लिए खोल दिया। और अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में जो मिशनरीज थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड का एक ही ऑब्जेक्टिव था, G=G। पहला जी का मतलब है गॉड, दूसरे जी का मतलब है गोल्ड और तीसरे जी का मतलब है ग्लोरी। अगर भाई उसको अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना था और गॉड का मतलब अपने धर्म का प्रचार करना था, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिलीजन इज़ ओपीएम, रिलीजन वॉज ओपीएम एंड रिलीजन विल बी ओपीएम। क्योंकि व्यापार जो होता है वो हमेशा धर्म के सहारे होता है। तो इसी एक्ट में जो भी मिशनरीज थी उनको यहाँ पे फ्रीडम दिया गया ताकि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को इंडिया में क्या कर सकें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर सकें, मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं मार्केटिंग कर सकें। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कलकत्ता में रखा गया। और इंडिया में क्या किया गया कि जो इंडियन लिटरेचर है उसका एक तरीके से रीबर्थ हुआ। अब इसको हम रीबर्थ तो नहीं कहेंगे, उसके लिए ब्रिटेन खुद पैसा दे रहा है कि साइंस का एडवांसमेंट हो। लेकिन जो भी हम एजुकेशन का एडवांसमेंट कर रहे हैं, ये भी आपको ख्याल रखना है कि वो जो एडवांसमेंट है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन है। मतलब कहने का मतलब यही है कि वो गॉड को भी फैला रहे हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को भी यहाँ पे फैला रहे हैं, ताकि वही वाली बात कि अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिपेंडेंसी मीन स्लेव, कि भाई अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब आप गुलाम हैं। तो इंडियन लिटरेचर का रीबर्थ यहाँ पे नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, पैसा कौन दे रहा है? अब ये देखो, पैसा दे रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ग्रांट इज़ गिवन बाई। और आपको ही पता है कि अगर कोई भी अगर आपको ग्रांट दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। और एजुकेशन अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, ठीक है ना। हमारा जो एजुकेशन है वो ब्रिटिश कंट्रोल में है। यहीं पे ये किया गया कि लोकल जो गवर्नमेंट है उसको ये बोला गया कि आप टैक्स भी दोगे, ठीक है, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में होगा। और लोकल गवर्नमेंट में जो भी टैक्स नहीं देगा, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा कि उसके ऊपर फाइन भी लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि चार्टर एक्ट एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मोनोपोली को तो बरकरार रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर धीरे धीरे यहाँ से क्या की जाए, ख़त्म की जाए। और बाकी अपने धर्म का यहाँ पे हमें प्रचार करना है, अपने ग्लोरी को हमें इस्टेब्लिश करना है। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने मिशनरीज़ को फ्रीडम दिया कि आप यहाँ के रिलीजियस अफेयर में इन्वॉल्व होइए और अपने धर्म का प्रचार करिए, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। बाकी इंडियन लिटरेचर का रीबर्थ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बात बोले कि रीबर्थ हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बर्थ है वो भी एक अपने ऑब्जेक्टिव में है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट से हम टैक्स भी लेंगे, जो टैक्स नहीं देगा वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में जाएगा, उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, हो सकता है उसको क्राइम भी माना जाए।
तो इस तरीके से अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो शायद यहीं से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और साथ ही साथ क्या बोलते हैं जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो थोड़ा गेम प्ले करना क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो इस तरीके से इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने डिक्टेट कर दिया है, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, मेरा फेसबुक का लिंक भी है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।